हेलो मैडम, हमारा स्टूडेंट ने हाय कह दो। ब्लूबेरी बने सब मस्त। मतलब हमारा स्टूडेंट ने हाय कह दो एक बार। टाइम पास करवानो ને જોડે એને ઉઠાઈને કે ઘરે રહીને મને યાદ તો કરે છે। ઓકે ગાઈસ, પછી પાછળથી તમારું સોંગ ગાશે। तुम मेरी के हाँ बस 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 हो ના મારે નહીં ખાવી હમણાં। ટેસ્ટ નહીં કરો? ઓકે, ના યાર ટેસ્ટ કરીશ પણ હમણાં લેક્ચર પત્યા પછી। બસ આટલી ખાવી છે? ના મારે કેક ખવાય? हाँ सर खवाय જ ને। ના સર, ડાયાબિટીસ તમને। તો પછી સર અમને આપી દેજો બસ। ભાઈ છોકરાઓને અમે આપી ના દેજો। ખાય। So today we are discussing one numerical based on spring। देखो स्प्रिंग के ऊपर बेस एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इफ एनी स्प्रिंग having force constant of k, having force constant k, एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है, is divided into two pieces, two parts of ratio of length 3:5। दो टुकड़ों में डिवाइड किया और दो टुकड़ों के लेंथ का रेशियो 3:5 है। तो हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ बोथ पार्ट्स। दोनों टुकड़ों के फोर्स कांस्टेंट कितने कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि ये एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कंसीडर करो कि L है। ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कंसीडर करो कि L है। ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ L है। अब मैं ये स्प्रिंग को दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूं। अगर यहां से दो टुकड़ों में डिवाइड किया तो एक टुकड़े की लेंथ अगर मैं L1 कंसीडर करता हूं, दूसरे टुकड़े की लेंथ L2 कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर एक टुकड़े की लेंथ अगर मैं L1 कंसीडर करता हूं तो दूसरे टुकड़े की लेंथ L2 कंसीडर करनी पड़ेगी। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो बेटा, यहां पर L1 is to L2 3:5 है ना, तो L1 इक्वल टू 3/8F होगा, L होगा, और L2 इक्वल टू 5/8L होगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है? नो सर। बोलो डाउट है? नो सर। पक्का ना? अच्छा, तो ये इस तरीके से आपको टुकड़ों को डिवाइड करते आना चाहिए। अब तो सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल लेंथ। मतलब ओरिजिनल स्प्रिंग की का फोर्स कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। K1 is inversely proportional to L1 and K2 is inversely proportional to L2. K1 is inversely proportional to L, K1 is inversely proportional to L1 and K2 is inversely proportional to L2। अगर मैं K1 और K का रेशियो ले लेता हूं तो K1 अपॉन K is equal to L upon L1 and K2 upon K is equal to L upon L2, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। K1 upon K is equal to L and L1 is equal to 3/8L, 3/8L। तो L कट, तो K1 इक्वल टू 8/3K एंड K2 इक्वल टू, सिमिलरली करने जाओगे तो 8/5K आएगा।
तो इस तरीके से आप दोनों टुकड़ों के फोर्स कांस्टेंट इवेल्युएट कर सकते हो। बेटा इस तरीके से फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। स्प्रिंग को 14 चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान से याद रखना। आपको 14 चैप्टर में मैक्सिमम केसेस स्प्रिंग के पढ़ने हैं। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव सर में पूछा गया है। हाँ कहीं नहीं, હવે આઈમાન જોઈન થઈ गई। चलो यहाँ पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। इफ अ स्प्रिंग having force constant K is divided into two parts, into two fragments L1 and L2, in such a way that L1 equal to NL2। यहाँ पर दो टुकड़ों को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि उनकी लेंथ का रेशियो L1 अपॉन L2 इक्वल टू N है या L1 इक्वल टू NL2 है। देन obtain force constant of both टुकड़ास, force constant of both fragments या टुकड़ा। तो देखो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। यहाँ पर सेम मैटर सेम वे यहाँ पर मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं कि डायग्राम तो यही का यही रहेगा, बट कैन आई से दैट K1 is inversely proportional to L1, K2 is inversely proportional to L2 and K is inversely proportional to L। तो K1 को K से डिवाइड किया तो K1 अपॉन K is equal to L upon L1। Similarly, K2 upon K is equal to L upon L2। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि L equal to L1 plus L2, L equal to L1 plus L2। जस्ट नो Yes, बोलो तो sir. आगे जाओ। तो L Yes, is sir. equal to L1 Yes, plus sir. L2 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो K1 अपॉन K इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1। यहां पर होगा K2 अपॉन K इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L2। चलो K1 अपॉन K इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 मतलब 1 प्लस L2 अपॉन L1। यहाँ पर K2 अपॉन K इक्वल टू L1 अपॉन L2 प्लस 1। बेटा L1 इक्वल टू NL2 दिया है, इसका मतलब L1 अपॉन L2 इक्वल टू N एंड L2 अपॉन L1 इक्वल टू 1 अपॉन N। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो K1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 प्लस L2 अपॉन L1 मतलब 1 अपॉन N एंड K2 अपॉन K इक्वल टू 1 प्लस N because L1 upon L2 equal to N and L2 upon L1 equal to 1 upon N। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा K1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन N इंटू K और यहाँ पर आंसर आएगा K2 इक्वल टू 1 प्लस N इंटू K। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था कि K1 और K2 के मतलब दोनों फ्रेगमेंट्स के यहाँ पर रिस्पेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितने कितने होंगे। ऐसा क्वेश्चन JEE के अंदर एक बार पूछा गया है। चलो इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वो सबसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पर
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ इट। एक्सप्लेन, क्वेश्चन इज लाइक दिस वे, क्वेश्चन इज explain potential energy, explain potential energy, or we can say that explain elastic potential energy, explain elastic potential energy, potential energy of any spring, of any spring, and obtain equation of इक्वेशन ऑफ इट। देखो यहां पर मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। हम सबको पता है कि कंसीडर करो कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, कंसीडर करो कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, और ये रिजिड सपोर्ट से, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट से मैंने एक स्प्रिंग को वर्टिकली सस्पेंड किया है। कंसीडर करो कि ये एक रिजिड सपोर्ट से मैंने स्प्रिंग को वर्टिकली सस्पेंड किया है। ये स्प्रिंग अभी नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस्ड कंडीशन में है, स्प्रिंग यहां तक है, और अभी इसकी लेंथ, कंसीडर करो कि अभी इसकी लेंथ L जितनी है, कंसीडर करो कि स्प्रिंग की लेंथ अभी L जितनी है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K जितना है। तो यहां पर मैंने जो किया वो यहां पर मेंशन कर देता हूं कि as shown in diagram, as shown in diagram, a spring having force constant K, spring having force constant K is suspended vertically. Initially spring is neither stretched, spring is neither stretched nor compressed, neither stretched nor compressed, neither stretched nor compressed। और जब स्प्रिंग नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस कंडीशन में होती है तो दिस इज सेड टू बी नॉर्मल कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज सेड टू बी इट्स नॉर्मल कंडीशन। कंसीडर करो कि अभी स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है। अब स्प्रिंग के नीचे मैं कुछ वेट सस्पेंड करता हूं, या कैसे भी करके स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता हूं, कैसे भी करके मैं स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता हूं। अगर मैं स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता हूं, कहां तक मैंने इंक्रीज किया है, तो बेटा मैंने स्प्रिंग की लेंथ को पहले, अगर उसकी लेंथ कंसीडर करो कि L1 है, कंसीडर करो कि स्प्रिंग की लेंथ पहले L1 है और अभी स्प्रिंग की लेंथ L2 जितनी है। यहां पर स्प्रिंग की लेंथ में x जितना इंक्रीज हुआ है, अगर स्प्रिंग की लेंथ में x जितना इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर स्प्रिंग को नीचे की तरफ एक्सपांड किया जाए तो उसका अपोज करता हुआ रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. Now spring is expanded by x amount। अगर स्प्रिंग को x अमाउंट जितना एक्सपांड किया गया है, ड्यू टू which restoring force produced in the spring, due to which restoring force produced in the spring
इन द स्प्रिंग। चलो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स। एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू के डेल्टा एल, बट डेल्टा एल इज सेड टू बी एक्सपेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जो यहाँ पर x जितना है, तो F इक्वल टू के एक्स जितना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ज्यादा खींचूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा और कम खींचूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल। वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग को खींचने के लिए जो वर्क किया गया है वही वर्क यहाँ पर स्प्रिंग को खींचने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और जो भी वर्क मेरी बॉडी करेगी ना वही वर्क स्प्रिंग के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इसका मतलब ये हुआ the work required to increase length of spring, increase length of spring by x is stored in spring in form of elastic potential energy, in form of elastic potential energy। तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू। लेकिन बेटा यहाँ पर ये जो भी सिस्टम है इसके लिए अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्प्रिंग का एक्सपेंशन 0 था और फाइनल स्प्रिंग का एक्सपेंशन x है, तो F dx, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क। चलो फोर्स का इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इंटीग्रेशन, हाँ सर हाँ, हमें પેલો વર્ક રિક્વાયર્ડ વાળો પોઈન્ટ રિપીટ કરો ને એક વખત। स्प्रिंग को खींचने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि अपने आप एक्सपांड होगी, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा मतलब उसके लिए मेरी बॉडी में से एनर्जी खर्च होगी। यस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरी बॉडी में से जितनी एनर्जी खर्च होगी वो एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। वही एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी। तो इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो स्प्रिंग को खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x F dx। F का फॉर्मूला है kx dx। यहाँ पर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और अगर k स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि k को बाहर निकाल दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू k कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 टू x dx। बेटा यहाँ पर x का पावर 1 है और मैंने आपको क्लियरली बताया कि इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका मतलब यहाँ पर x का पावर 1 है तो u इक्वल टू k, x रेज टू 1 का मतलब x रेज टू 1 प्लस 1 2, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 0 से x। रूल ऐसा है कि x की जगह पर पहले अपर लिमिट, x की जगह पर लोअर लिमिट, तो इसका मतलब u इक्वल टू 1/2 बाहर निकाला, k x की जगह पर अपर लिमिट x स्क्वायर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, u इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला बनता है हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रखो कि अगर स्प्रिंग x जितनी कंप्रेस है या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर स्प्रिंग x जितनी कंप्रेस है या x जितनी एक्सपांडेड है उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला टोटल, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला टोटल
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर जितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर जितनी होती है। अब आपको मैं एक मजेदार चीज सिखाता हूं। ये पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई बात। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो सब लोग। बेटा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन नहीं मासी कौन निकली हुआ, डिफरेंशिएशन। टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, अगर मैं टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मोमेंटम का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो फोर्स मिलेगा, F इक्वल टू dp बाई dt, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू dp बाई dt। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का या पोजीशन के इक्वेशन का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो आपको वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन मिलता है। इससे उल्टा एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने से वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने से इक्वेशन ऑफ Displacement. पोजीशन मिलता है। अब बेटा मेरा कहने का मतलब इतना है कि इसी तरीके से यहां पर मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना, सब लोग यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ाता जाऊं वो देखो, हम सबको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम, ये बात काफी सारे टीचर को भी पता नहीं होती है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए मैंने क्लियरली बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है, या काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है। कोई भी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन या हीट एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन उसका नहीं हो सकता, एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी E must be constant, टोटल एनर्जी E मस्ट बी कांस्टेंट। किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम के लिए। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं यहां पर U के अंदर डिफरेंशिएशन करता हूं तो D, या U के अंदर होने वाला चेंज डेल्टा U है, K के अंदर होने वाला चेंज डेल्टा K है, तो E के अंदर होने वाला चेंज डेल्टा E होना चाहिए। बट मैंने तो क्या बोला कि टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा E, चेंज इन E शुड बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा K। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, मैंने आपको क्लियरली बोला है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, तो माइनस F डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब F इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 के लिए, डेल्टा U बाई डेल्टा एक्स कैन बी कंसिडर्ड एज du बाई dx। मतलब F इक्वल टू माइनस du बाई dx। इन शॉर्ट,
अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं और उसकी नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो मुझे ऑलवेज फोर्स मिलता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? F इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स। ये स्टेटमेंट खास याद रखना कि द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to position is always equal to force act on that system. यहां पर मेरी बात समझो। चलो, अगर कोई स्प्रिंग है बेटा, ये स्प्रिंग को अगर मैं नीचे की तरफ x जितना खींचता हूं तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। यस सर। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। माइनस इसलिए क्योंकि यहां पर अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। आपने स्प्रिंग को ऊपर की तरफ कंप्रेस किया है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। कहने का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो डायरेक्शन में आप x देते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब अल्टीमेटली मेरा इतना ही है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यस और नो? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस सर। तो चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये इक्वेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले तो du बाई डी एक्स फाइंड करता हूं। du बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो, हाफ के इज कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। 2x। वेरी गुड। तो दैट इज इक्वल टू हाफ k इंटू 2x। 2 कैंसल, तो आंसर आया kx। यस और नो? यस सर। तो kx बेटा f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो kx इक्वल टू माइनस एफ। f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो kx इक्वल टू माइनस एफ। तो इसका मतलब kx इक्वल टू माइनस एफ। तो हमको फॉर्मूला मिला du बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ। तो f इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स बोल सकता हूं। यस सर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पता हो और आपको ऐसा बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर से फोर्स फाइंड करो, तो आपको क्या करना है? F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेकर के उसकी माइनस वैल्यू लेता हूं तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा? उसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन का लेवल सही में बहुत मजेदार है और कल सब लोग अच्छे से थियरी लर्न करके बैठना, जिससे मुझे आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो, क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? न्यूमेरिकल में हमको ऐसा बोला गया है कि ये एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है, जिसका फोर्स कांस्टेंट k है, और इसके साथ यहां पर एक ब्लॉक है
यहां पर दूसरा ब्लॉक है, ऐसे माइंड वेल, बेटा माइंड वेल, दोनों ब्लॉक्स यहां पर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, परमानेंटली फिट नहीं किए गए हैं, सिर्फ उसके कांटेक्ट में है। पहले मेरा ये कहने का मतलब समझ में आया? यहां पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ दोनों ब्लॉक यहां पर फिजिकली टच करके रखे गए हैं, बाकी दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। ये कहने का मतलब समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब मैं एक काम करता हूं, दोनों ब्लॉक को ऐसे पकड़ के ऐसे दबाता हूं तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हम दोनों की हेल्प लेकर स्प्रिंग को एक्स जितना कंप्रेस करते हैं और बाद में उसको रिलीज कर देते हैं। तो दोनों को रिलीज, यहां पर इसको रिलीज कर दोगे तो अल्टीमेटली ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करके जाएंगे। Yes, ये sir. m1 मास वाला ब्लॉक और m2 मास वाला ब्लॉक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते करते जाएंगे। ये ब्लॉक की स्पीड, ये ब्लॉक मतलब m1 मास वाले ब्लॉक की स्पीड अगर v1 है और m2 मास वाले ब्लॉक की स्पीड v2 है, तो हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि v1 और v2 की स्पीड क्या क्या होगी, v1 और v2 की स्पीड क्या क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर डिसाइड कर लेता हूं कि when spring is completely compressed by x, अगर स्प्रिंग x जितनी कंप्लीटली कंप्रेस्ड है तो उस वक्त सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी? उस वक्त सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो उस वक्त टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम उस वक्त कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम E1 इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये सिस्टम को कंप्रेस करके पकड़ के रखा हुआ है, मतलब उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ये सिस्टम अभी स्टेशनरी है, मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम की उस वक्त होगी हाफ kx स्क्वायर जितनी। उस वक्त टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी हाफ kx स्क्वायर जितनी। अब मैंने उसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने की वजह से अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। कंसीडर करो कि जब स्प्रिंग पूरा का पूरा खुल जाता है तब दोनों की वेलोसिटीज v1 एंड v2 है। when spring completely released at that moment, both blocks have speed of v1 and v2 respectively। अगर दोनों की स्पीड v1 एंड v2 है तो उस वक्त सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो, अब स्प्रिंग पूरा का पूरा खुल चुका है। अगर स्प्रिंग पूरा का पूरा खुल चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्प्रिंग पूरा का पूरा खुल चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। पहले के पास हाफ m1 v1 स्क्वायर और दूसरे के पास हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी का इक्वेशन आया E2 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर
इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। इसको अभी मैं सर रिजॉइन करवानुं छे है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम सबको पता है बेटा, लेस देन 1 मिनट है बाकी जा, तो हम सबको पता है इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी वाज हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी इज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ सब में से कॉमन निकाल के कैंसल, तो kx स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन